सो फर्स्टली हमारा चैप्टर ही कौन सा है, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ कंपनी। तो एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं क्विकली, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी एंड व्हाट इज द फीचर्स ऑफ अ कंपनी। ये जो स्लाइड है ना, अभी मैं आपको बताऊंगी, ये जो स्लाइड रहेगी, दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व लॉट्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा ये चीज को। कंपनी बेसिकली क्या है, इन नॉर्मल आप डेफिनेशन के ऊपर मत जाइए। नॉर्मल अगर मैं आपको बोलूं, इट्स एन एसोसिएशन ऑफ पीपल जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए वो एसोसिएट होंगे। अब अगर वो एसोसिएट हुए हैं, उनको प्रॉफिट चाहिए या डिविडेंड जो भी उनको मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, अगर वो एसोसिएट हुए हैं एक कंपनी के लिए, तो उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट भी किया होगा वो कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए, कैपिटल भी लेके आए होंगे। तो ये जो मैंने आपको 3 पार्ट्स में एक चीज बताई ना, इट्स एसोसिएशन ऑफ पीपल, इंट्रोड्यूस्ड सम कैपिटल for a particular objective, this is known as what, this is known as a company in simple language। यही चीज आपकी डेफिनेशन में भी लिखी है, just go through once। A company is an association of person who contribute money or money's worth to a common stock and uses it for common purpose। It is created by law and effected by law। Do comment in the comment section quickly, कौन सा लॉ है जो गवर्न करता है आपका कंपनीज को। क्विकली कमेंट कर दीजिए कौन सा लॉ है आपका दैट इज गवर्निंग कंपनीज। आज आई गेस आप लोगों में से किसी ने एएफडी का सेशन अटेंड नहीं किया, वहां पे मैंने आज कैपिटल बजटिंग के रिलेशन में थोड़ा क्लियर किए हैं कॉन्सेप्ट, तो आप वो रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा। एंड वो लिमिटेड पीरियड के लिए ही अवेलेबल रहती हैं क्लासेस, तो आप एक बार के लिए जरूर उसको टाइमली गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड आई वांट कि आप लाइव क्लास में जरूर जुड़े, एएफडी की जो हमारी लाइव क्लास है 30 मिनट्स वाली, उसके साथ जरूर जुड़े एंड आस्क योर डाउट इन लाइव सेशन, ठीक है। आज के सेशन में मैंने एनालाइज किया कि ये क्लास का कोई स्टूडेंट वहां पे नहीं था। सो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, कमेंट सेक्शन में क्विकली बता दीजिए कि कौन सा एक्ट है या कौन सा लॉ है दैट इज गवर्निंग कंपनीज। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता भी होगा। सो क्विकली कमेंट कर दीजिए, आई एम वेटिंग। अंडर विच एक्ट और अंडर विच लॉ कंपनीज आर गवर्न। जब तक कमेंट नहीं करोगे मैंने आगे प्रोसीड नहीं करना, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई वांट कि आप कमेंट सेक्शन में क्विकली कमेंट करें। ओके चलो मैं ही बता देती हूँ यहाँ पे। सो फीचर्स ऑफ कंपनी, सॉरी फीचर्स ऑफ कंपनी बता रही हूँ। कौन सा एक्ट है जो आपका गवर्न करता है कंपनीज को, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। पहले कौन सा एक्ट था आपका, कंपनीज एक्ट 1956। उसके बाद आपकी अमेंडमेंट आई 2013 में, ठीक है, जिसमें मैं अगर आपको मेजर चेंज की बात करूं तो पहले जो आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट था वो आपका रहता था हॉरिजॉन्टल, एक तरफ आपके रहते थे लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। 2013 में जो कंपनीज एक्ट आया उसने वो फॉर्मेट को क्या कर दिया, वर्टिकल कर दिया, ठीक है। ऊपर आपका लाइबिलिटीज एंड नीचे क्या आ गया, आपकी एसेट्स। चीजें सारी हमने वही डील करनी है, लेकिन वर्टिकल फॉर्मेट क्या है आपका डिसाइड कर दिया गया 2013 के कंपनीज एक्ट के द्वारा, ठीक है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे फीचर्स। Features of company. First one is incorporated association. A company is a registered body of individual. According to the Companies Act 2013, it is compulsory to register as a joint stock company. Register होना पड़ता है इनको 2013 Companies Act के rules and regulations के according. Then it's an artificial person. क्या आप इसको देख सकते हो? नहीं. It's an artificial person created by law and is different from its member. Separate entity रहती है company की, distinguished from its member. It can enter into a contract to purchase and sell the properties, can sue and be sued upon, मतलब किसी पार्टी के अगेंस्ट केस कर भी सकते हैं एंड कोई पार्टी इनके अगेंस्ट भी केस कर सकती है। इवन अ मेंबर कैन एंटर कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, क्योंकि दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी है। मेंबर इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कंपनी, सो इवन अ मेंबर कैन ऑल्सो एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। गेटिंग माई पॉइंट। अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे तो बैलेंस शीट में आपको पता है कि जो कैपिटल रहती है वो लाइबिलिटी साइड रहती है। क्यों लाइबिलिटी साइड, क्योंकि वो बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की लाइबिलिटी रहती है कि उन्होंने अपने ओनर्स को पेमेंट करनी है। जो भी उन्होंने कैपिटल रिसीव की उनकी लाइबिलिटी है कि जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी तो कैपिटल उनको वापस करनी है। दैट्स वाई वो लाइबिलिटी साइड शो करते हैं कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। देन परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब यहाँ पे क्या रहता है, कॉन्टिन्यूस, ठीक है, कि कोई आए या कोई जाए, कोई मेंबर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कंपनी के ऊपर। कंपनी की एग्जिस्टेंस क्या रहेगी, कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर रहेगी। इट्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन।
A company has perpetual succession, death or insolvency of shareholder doesn't affect the existence of the company. Then common seal. अभी मैंने आपको बोला ना कंपनी कैन sue and can be sued. तो किस चीज से आपको पता चलेगा कि कंपनी ये एग्जिस्टेंस में है? विद द हेल्प ऑफ कॉमन सील. कॉमन सील जैसे अगर यहाँ पे मैं शो करूं आपको ये पीछे हाईलाइटेड दिख रहा होगा है ना, लर्निंग सेशन प्रो. लर्निंग सेशन प्रो इज व्हाट? इट्स अ कॉमन सील दैट शो द एग्जिस्टेंस ऑफ लर्निंग सेशन. आप इसको देख तो नहीं ना सकते फिजिकली, लेकिन ये अपनी एग्जिस्टेंस शो करती है. इफ दैट कंपनी वांट टू स्यू समवन, स्यू करेगी बाय जो भी इनकी स्टैंप रहेगी एलएस प्रो वाली, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगेगी, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कॉमन सील दिस कंपनी कैन स्यू एनीवन. ये एग्जिस्टेंस शो करेगी अपनी विद द हेल्प ऑफ दिस सील. So a common seal is treated as company's signature and is affixed on all important documents and contract as per the resolution passed by the board. Then limited liability, जितना भी फेस वैल्यू है शेयर्स की हेल्ड की है मेंबर्स ने, उसके अकॉर्डिंग उनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी. द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम. देन सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम इट्स ओनरशिप. आपको पता है कि जो मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स के बिहाफ के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या लेते हैं? इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं फॉर द कंपनी. इवन दो द शेयर होल्डर आर ट्रू ओनर, नो डाउट. अगर आप बोलोगे कि आपने रिलायंस की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उनके शेयर्स को परचेज कर रखा है, टाटा के शेयर्स परचेज कर रखे हैं, तो आप शेयर होल्डर हो, आप ऑनर हो, लेकिन क्या आप अल्टीमेट डिसीजन लेते हो? आपके बिहाफ के ऊपर डिसीजन कौन लेते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. They do not participate in the management of the company. They elect their representative. That representative are known as what? Board of directors. So this separate the management from the ownership. ऐसा नहीं कि आप कहो कि आप ऑनर हो तो आप मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करोगे. ठीक है, मैनेजमेंट जो भी डिसीजंस लेंगे सारा रहेगा वो किनका रहेगा? वो रहेगा आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम. गेटिंग माई पॉइंट? नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर. प्राइवेट कंपनी के केस में शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते. द शेयर्स ऑफ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल subject to restriction placed on transfer of a private limited company's share. Then separate legal status. A company has independent legal status and as such the shareholder or the owners are not liable for the act of the company. सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या रहेगा? कि कंपनी की अलग एंटिटी है दैट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इट्स मेंबर. तो जो भी एक्ट होंगे कंपनी के एंड के ऊपर उसके लिए शेयर होल्डर्स लाइबल नहीं होंगे अनलेस एंड अनटिल उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है, बता रखा है कि उनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी? अनलिमिटेड रहेगी टू मीट ऑफ दी क्रेडिटर्स. ठीक है, वो अलग ही केस रहेगा. अदरवाइज दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी है एंड जो भी एक्ट कंपनी का होगा उसके लिए लाइबल नहीं होंगे आपके जो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स होंगे. ठीक है, सो एमओए एंड एओए बेसिकली क्या है? कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं. अभी एमओए में कौन कौन सी चीजें रहेंगी एंड एओए में कौन कौन सी चीजें रहेंगी उनको डिस्कस करते हैं एक बार के लिए. सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज रिलेटिंग टू मीनिंग. MOA is a document that contain all the fundamental information which is required for the incorporation of the company. मतलब फंडामेंटल का मतलब क्या रहता है? प्राइमरी, इंपॉर्टेंट. सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो रहेगी ना वो आपकी MOA के अंदर डिफाइन होगी. AOA is a document. AOA stand for Article of Association. फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा. AOA is a document containing all the rules and regulation that govern the company. जो internal rules and regulations रहेंगे ना कि ये हमने फॉलो करने हैं वो आपके कहां पे डिफाइन रहेंगे? AOA के अंदर. Then next point of difference is relating to type of information contained. MOA में रहेगा आपका पार्ट्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी कि क्या क्या पार्ट्स हैं एंड कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने अचीव करने हैं. AOA में क्या रहेगा? रूल्स ऑफ द कंपनी, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनीज. देन स्टेटस. It is subordinate to Companies Act and it is subordinate to Memorandum. अगर यहाँ पे मैं एक चार्ट की हेल्प से आपको बताऊं ना, तो सबसे पहले आपका क्या रहेगा? कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, उसके बाद आपका क्या रहता है? MOA. उसके बाद आपका क्या रहता है? AOA एंड देयर आफ्टर रहते हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ठीक है, देयर आफ्टर योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो ये सीक्वेंस है, ध्यान में रखिएगा. सीक्वेंस सबसे पहले मतलब जिनके रूल्स को आपने फॉलो करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013. उसके बाद आपका रहेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देयर आफ्टर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड उसके बाद आपका क्या रहेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिन्होंने इंप्लीमेंट करने हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर डिफाइंड अंडर AOA. ठीक है, मतलब ओवरऑल स्कोप जो है उसका आइडिया आपको किससे मिलेगा? MOA से.
जो रूल्स रहेंगे उनको उनका आइडिया आपको कहां से मिलेगा, एओए में से। जो भी वो रूल्स फॉलो करने हैं, इंप्लीमेंट करना है वो रूल्स को, वो किनका काम रहेगा, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ठीक, सो नेक्स्ट इज रिलेटिंग टू अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब क्या रहता है, चेंजेस। ठीक है, alteration can be done after passing a special resolution in annual general meeting and previous approval of central government or company law board is required. कंपनीज जो रहती है ना, इनकी हर साल मीटिंग रहती है, दैट इज नोन एज एनुअल जनरल मीटिंग, नोन एज एजीएम। आपने एजीएम करके सुना होगा। ठीक है, तो अगर तो कोई चीज चेंज करनी है ना एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, चेंज का मतलब क्या रहा यहाँ पे, अल्टरेशन। तो चेंज तो कर सकते हो लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहेगा। पहले तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसके बाद आपको क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, या फिर आपको क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी है या कंपनी लॉ बोर्ड से अप्रूवल लेनी है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना है। ओनली देन यू विल बी एबल टू अल्टर इफ यू वांट टू अल्टर योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लेकिन यहीं पे अगर मैं एओए की बात करूं ना, तो उसको अल्टर करना इतना डिफिकल्ट नहीं रहता। अल्टरेशन कैन बी डन इन द आर्टिकल्स बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन एट एजीएम। सिंपल, आपने एनुअल जनरल मीटिंग तो हर साल करनी है ना, तो वहां पे आपने सिंपली एक रेजोल्यूशन पास करना है, दैट इज नोन एज स्पेशल रेजोल्यूशन, एंड उसके बाद आप एंटर कर सकते हो एओए को। एक्ट डन बियॉन्ड स्कोप, एब्सोल्युटली वॉइड, कैन बी रेटिफाइड बाय शेयर होल्डर। बियॉन्ड स्कोप में मतलब एमओए में मैंने आपको बताया ना कि पार्ट्स रहती हैं एंड ऑब्जेक्ट रहते हैं। अगर कंपनी ने कोई ऐसा काम किया जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के स्कोप के बाहर है, जो यहाँ पे डिफाइन नहीं था, इसके बाहर है, वो क्या होगा, कंप्लीटली वॉइड। कंप्लीटली वॉइड का मतलब यहाँ पे क्या, कि उसकी कोई मान्यता नहीं होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, कोई मतलब नहीं होगा दैट जो भी एक्ट किया गया कंपनी के द्वारा अबव द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, यहीं पे अगर मैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करूं ना, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनके अबव कोई काम किया गया, तो उसको आप रेटिफाई कर सकते हो, उसको आप चेंज कर सकते हो। इसको एक एग्जाम्पल के साथ मैं क्लियर करना चाहूंगी। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, एक एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। जैसे मान लो आपने कंपनी स्टार्ट की ना, कंपनी स्टार्ट करने का आपका मेन मोटिव क्या था, कि आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है गुड्स की। ठीक है, आपने रेवेन्यू जनरेट करना है बाय मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, रेवेन्यू जनरेट करोगे बाय मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। बाद में आपने क्या है, आपका मेन अभी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या रहा, यू हैव टू अर्न प्रॉफिट बाय मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स। जैसे मान लो ये मार्कर ही मैन्युफैक्चर करना है, या कोई XYZ गुड्स आपने मैन्युफैक्चर करके रेवेन्यू जनरेट करना है। आपने मान लो बाद में जो आपका बिजनेस है ना, उसको कंप्लीटली चेंज कर लिया। अभी आपने बिजनेस बना लिया अपना फाइनेंस का, क्या फाइनेंस प्रोवाइड करते हो एंड उससे रेवेन्यू जनरेट करते हो। कंपनी स्टैब्लिश किस पर्पज के लिए की गई थी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कंप्लीट ही आपने ऑब्जेक्ट ही चेंज कर लिया ना, तो ये इस तरीके का जो आपका रहेगा एक्ट, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप, इट इज एब्सोल्युटली वॉइड अंडर एमओए। एमओए के अंदर अगर आपने कोई ऐसा काम किया, एमओए के अंदर ही आपका पार्ट्स रहती है ना, तो बियॉन्ड द स्कोप अगर आपने काम किया, दैट इज एब्सोल्युटली वॉइड। यहीं पे अगर मैं एओए की बात करूं ना, जैसे मान लो एओए के अंदर आपका डिफाइन है कि जो आप लोन है ना, कंपनी लोन ले सकती है, लेकिन कितनी अमाउंट तक का, से 20 लाख तक का लोन ले सकती है। ठीक है, कंपनी लोन ले सकती है 20 लाख तक का। मान लो किसी साल जो नीड ज्यादा पड़ेगी लोन की, एंड कंपनी ने कितने का लोन ले लिया, कंपनी ने मान लो लोन ले लिया 35 लाख का। अभी ये बियॉन्ड का स्कोप चला गया ना। एओए में कितना डिफाइन था, एओए में बोला गया कि आप कितना लोन ले सकते हो, कि अगर लोन की रिक्वायरमेंट रही फ्यूचर में, लिमिट असाइन कर देगी कि 20 लाख की, लेकिन आपकी नीड कितनी थी, आपको कितने की जरूरत पड़ गई, 35 लाख की पड़ गई, और आपने लोन ले लिया 35 लाख का। ये केस में आपने बियॉन्ड द स्कोप काम किया, लेकिन इस चीज को रेटिफाई कर सकते हो। क्यों रेटिफाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो मना तो नहीं है ना कि आप लोन ही नहीं ले सकते। यहाँ पे लिख रखा है कि लोन तो ले सकते हो, लेकिन इतनी अमाउंट तक का ले सकते हो। तो अगर ड्यू टू नीड जो भी कारण रहा होगा, अगर लोन यहाँ पे एक्सीड किया गया, तो वो चीज में चेंजेस किए जा सकते हैं, उसको रेटिफाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे बिटवीन एओए एंड एमओए, एंड आई होप सो आपको क्लियर हो गए हों। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान में रखिएगा इसके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, एंड अभी इसके साथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है।